बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वकील। ये हमारा जी आज तीसरा लेक्चर है इसका रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के हवाले से, और हम छठे पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त। और हेडिंग है जी प्रायोरिटी अपने, और इसका सही नाम होना चाहिए जी लॉ ऑफ प्रायोरिटी के नाम से है। लीनियस ने जब अपना सिस्टम पेश किया और रूल्स रेगुलेशन दिए, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट हो गया। बहरहाल तमाम जो कांग्रेस हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटनी के हवाले से, उन सब ने सब एक के अंदर इसको एक बुनियादी रूल के तौर पे सेलेक्ट किया गया। और रूल ये था कि वो पब्लिकेशन जो सबसे पहले हुई है, जिस बंदे ने एक स्पीशीज या किसी भी टाइप को, स्पीशीज जीनस फैमिली वगैरह को सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, बयान किया है और पब्लिश कराया है। अगर दो लोगों ने एक दूसरे को पब्लिश करा दिया हो तो जिसने पहले पब्लिश कराया होगा वो वैलिड में शुमार किया जाएगा। इसको लॉ ऑफ प्रायोरिटी का नाम दिया गया। और इसकी जो डेट सेलेक्ट की गई थी वो थी जब लीनियस ने अपना सिस्टम शाया कराया था, वो फर्स्ट में 1753 में। अब उसके बाद से तकरीबन 200 साल के बाद का जो टाइम गुजरने के बाद, जब बाकायदा कांग्रेस होना शुरू हुई, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में होती रही शुरू में, और उसके बाद दुनिया के बहुत से शहरों में हो चुकी, जिसका तारुफ ऑलरेडी हो चुका होगा। तो उसमें जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती गई कुछ कवानीन के अंदर कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसमें कई नई चीज़ें सामने आई। अब ये चीज़ें डिटेल में चली जाती हैं, आपकी बुक पे नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का जिक्र है। अब इसने इस चीज़ को इसी के अंदर लॉ ऑफ प्रायोरिटी में दिया हुआ है। इसको लॉ ऑफ प्रायोरिटी की बजाय इसको सेपरेट हेडिंग पॉइंट नंबर 6 का पैराग्राफ नोट कर लीजिए। पैराग्राफ में सिर्फ ये जिक्र है कि जो नाम शाया हो जाता है और डेट किस तारीख को हुआ, जिसने पहले शाया करा दिया वो वैलिड नेम होगा। जो वैलिड है उसी को लेजिटिमेट कहेंगे जब तक वो रूल्स के मुताबिक हो, और जो बाद में होगा और रूल्स के मुताबिक नहीं होगा ज़ाहिर है तो वो वैलिड नहीं होगा और इलिजिटिमेट, अगर रूल्स के मुताबिक ना हो भी नाम रखा गया। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, आपकी बुक ने इस पैराग्राफ को 6 नंबर के अंदर रखा हुआ है। इसका सेपरेट हेडिंग होना चाहिए था, इसके लिए सेपरेट हेडिंग होना चाहिए था। लफ्ज़ ढूंढिए, इसकी थर्ड लाइन के अंदर लफ्ज़ मौजूद है नोमिना कंजरवेंडा। नोमिना कंजरवेंडा ये लफ्ज़ है, इसको अंडरलाइन कर लें और ये हेडिंग के तौर पर अब इसको 6B कहते हैं। पहले को 6A कहते हैं तो इसको 6B कहते हैं। नोट कर लिए पॉइंट जी, आप लोग समझ रहे हैं बात को, कहीं फॉलो कर रहे हैं? आपकी बुक में पॉइंट नंबर 6 का जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर लफ्ज़ मौजूद है नोमिना कंजरवेंडा। मैंने कहा जी इसको अपने सेपरेट हेडिंग दे दीजिए, इसको अंडरलाइन कर लें और इसको हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है, इसकी वजाहत करने लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नोमिना कंजरवेंडा ये है कि बज़ का ये हुआ बहुत सी जगहों पे ऐसे हुआ जिसकी मिसाल नीचे दी गई है, एग्जाम्पल है। लेकिन एग्जाम्पल जो आपकी बुक ने दी है वो फैमिली के नेम के रेफरेंस है। जो एग्जाम्पल आपकी बुक ने दी है ये इसके नीचे पॉइंट नंबर 7 है, 7 के नीचे 3 पैराग्राफ हैं। चौथे पैराग्राफ में ओल्ड नेम्स का हेडिंग आपको नजर आएगा। चौथे पैराग्राफ में ओल्ड नेम न्यू नेम टाइप जो ये वाला है, ये एग्जाम्पल है नोमिना कंजरवेंडा की। लेकिन ये एग्जाम्पल जो बुक ने दी है वो दी है एट लेवल ऑफ फैमिली लेवल के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको मजीद डिस्कस करूँगा इसी के हवाले से और लॉ ऑफ प्रायोरिटी के हवाले से। अब लॉ ऑफ प्रायोरिटी तो आ गया, लेकिन बाज़ जगह पे कुछ प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक नाम सजेस्ट किया, शाया करवा दिया, ज़ाहिर वो ठीक है, लेकिन उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रॉब्लम पैदा हो। फर्ज कीजिए उसका नाम पॉपुलर नहीं हुआ, या किसी बंदे ने एक बहुत ही मुश्किल नाम रख दिया या गलत नाम रख दिया। बहुत सी ऐसे केसेस थे। अब जो कोड है नेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, सेम ज़ूलॉजी में और बाकी जगहों में भी सेम ऐसे ही है। वो चूँकि रूल्स सिमिलर हैं, मिलते जुलते रूल्स, मामूली फ़र्क है रूल्स के अंदर। कुछ रूल्स को कुछ नेम्स को जो मुख्तलिफ नॉमेनक्लेचर हैं उसमें प्रिजर्व किया गया, महफूज कर दिया गया, उनको स्टेटस दिया गया कि ये दुरुस्त शुमार किए जाएंगे, जिसकी एग्जाम्पल अभी आपके सामने नीचे आए। और वो उसकी रीज़न ये थी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो या वो नेम्स बहुत ही वेल नोन थे, अगरचे कि वो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक नहीं थे, लेकिन जब वो शाया हुए उस वक्त के रूल्स के मुताबिक थे, बाद में रूल्स चेंज हो गए तो उनको कंजर्व किया गया, बचाया गया। जो ये नोमिना कंजरवेंटा है, ये जमा है, सिंगल हो तो नोमेन कंजरवेंडम ये लफ्ज़ होगा सिंगल के लिए।
अब चूंकि आपकी इस बुक ने एग्जाम्पल जो सारी दी हुई हैं वो फैमिली के रेफरेंस से हैं, पहले मैं फैमिली को डिस्कस कर दूंगा चूंकि इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, जबकि जो बाकियों की एग्जाम्पल चूंकि आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत सा मुश्किल होगा आपके लिए। बहरहाल मैं इसको प्रिंट करने लगा। चेक करें जी, यहाँ पे 8 नेम दिए हुए हैं। ओल्ड नेम्स हैं 8 फैमिलीज के, फिर न्यू नेम्स हैं उन फैमिलीज के, और फिर टाइप्स उनकी की गई। पहली फैमिली का नाम है ग्रैमनी। इन 8 में से 5 फैमिलीज ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, और ये चूंकि मैंने इसे अभी थोड़ी पहले कहा था कि एक कोई खास वजह है इनको प्रिजर्व करने की। इन 8 में से 5 फैमिलीज आपके सिलेबस में शामिल है, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं जिनको के BS लेवल के ऊपर आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, और उनकी खास अहमियत है। मिसाल के तौर पर पहली ग्रैमनी। एक और पॉइंट भी है कि जब मैंने ये फैमिलीज पढ़ाई हैं तो मैंने इनके ओल्ड और न्यू नेम दोनों डिस्कस कर दिए थे, उसी वक्त डिस्कस कर दिए थे, और ये वाइवे का बहुत मशहूर क्वेश्चन भी है। एग्जामिनर इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं और बहुत शौक से पूछते हैं। ओल्ड नेम था फैमिली ग्रैमनी, ये टाइप ग्रामर जीनस पे बेस करता है। न्यू नेम रखा गया पोएसी पोआ। उस रीजन ये नाम क्यों चेंज किया गया और इसको महफूज क्यों किया गया? चेंज इसलिए किया गया कि अब यूनिवर्सल रूल है कि प्लांट की फैमिलीज के नेम के आखिर में एसी होना चाहिए। अब पोएसी, ब्रासिकेसी, हर एक के आगे एसी का लफ्ज आपको मिलेगा, और फिर ओल्ड नेम्स जो आप देख रहे हैं इनके आखिर में ई है, ए ई का लफ्ज मौजूद है, और कुछ में सी है, कुछ में री है, कुछ में ये डिफरेंट थे। उस वक्त ये रूल नहीं था, लेकिन अब ये रूल है। अब न्यू रूल के मुताबिक न्यू नेम्स तो आ गए हैं, अब न्यू रूल्स वैलिड हैं। ये वो जो ओल्ड नेम थे ज़ाहिर वो वैलिड नहीं रहे, चूँकि वो उस रूल्स के मुताबिक नहीं आ रहे कि फैमिली कैंडिडेट्स देना चाहिए। लेकिन चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली थी, ये नाम बहुत मशहूर थे, चुनाचे इनको एक ख़ास दर्जा दिया गया है, और वो है जी नॉमिना कंजर्वेंटा। इनको महफूज कर दिया गया है कि लिटरेचर में अगर ये भी किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो वो दुरुस्त समझा जाएगा। अगर फैमिली पोएसी की जगह पे किसी ने ग्रामनी लिख दिया है तो ये नॉमिना कंजर्वेंटा है, यानी कंजर्व नेम है, यानी महफूज नेम है, इसको इजाज़त दी गई है कि ये यूज़ किया जा सकता है। अगरचे दुरुस्त नेम, ज़्यादा दुरुस्त नेम जो है वो पोएसी है। तो हम जो वर्डिंग आपकी बुक के अंदर है, ये है जी। हाँ, अब इसमें देखें कि वर्डिंग क्या है। मैं बुक की वर्डिंग बोलने लगा हूँ। आपके पास जो बुक है इसके आखिरी स्टेटमेंट है, this means that some names, even though they are not the oldest legitimate names, are used in reference to the older names. इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसमें वर्डिंग का थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, नोट कीजिएगा। ये वाकई ओल्डर हैं और न्यू नेम्स बाद में रखे गए हैं, इसने लफ्ज़ यहाँ पे ओल्डर इस्तेमाल किए गए। न्यू नेम्स जो हैं इनके बाद में आए हैं। ये नाम चूँकि पहले से थे, इनको बाकायदा कंजर्व किया गया है। ये याद रखिएगा कि न्यू रूल्स के मुताबिक ये वैलिड नहीं बनते। न्यू रूल्स के मुताबिक ये नेम वैलिड नहीं थे, लेकिन बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में इनको स्पेसिफिकली कंजर्व किया गया है। इनको जानबूझ के स्पेसिफिक चंद नामों को हिफाजत दी गई है। ये फैमिलीज की एग्जाम्पल हैं, चंद और भी हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन वो आपकी चलो बुक्स में नहीं है और वो ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के चंद और पॉइंट्स भी हैं, मैं नाम बोले देता हूँ। नोमा म्यूटेटा, नोमा इनवर्सा, नोमा एम्बिगुसा, एम्बिगस, बहरहाल ये बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो कि नॉमेनक्लेचर में शामिल हैं, लेकिन आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने जी या फैमिलीज की एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी हुई हैं वो चेक कर लीजिए। ग्रामनी, न्यू नेम है पोएसी, टाइप है पोआ। सेकंड फैमिली है क्रूसीफेरी, अपने नाम पढ़ा हुआ है। न्यू नेम है ब्रासिकेसी, ब्रासिका। क्रूसीफर्स क्रॉस जो है पेटल्स के हवाले से था ना, और ब्रासिकेसी ब्रासिका बेस पे। लेग्यूमिनोसी फैबेसी, लेग्यूमिनोसी लेग्यूम की बेस पे फैमिली का नेम था, अब फैबेसी फैबा की बेस पे नाम है। ये फैमिली जो चौथे 5वें नंबर पे है जी गट्टीफेरी, ये ग्लूसिएसी के नाम से न्यू नेम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कहीं भी। अम्बेलिफेरी एपीसी, एवियन के नाम से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। और ऐसे ही लेबिएटी, लेमिएसी के नाम से, लेमियम टू टाइप स्पीशीज है। लेबिएटी बाइलेबिएट फ्लावर्स आप पढ़ चुके हुए हैं। कंपोजिटी एस्ट्रेसी सबसे बड़ी फैमिली डाइकॉट की, इसको डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। और पामी, न्यू नेम एरिकेसी के नाम से। बहरहाल इस 8 में से 5 नेम ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में 5 या 6 मेरे ख्याल में 1 जी, बहरहाल में 6 नाम, इनमें से 6 नाम ऐसे हैं
8 में से जो कि आपके सिलेबस में शामिल थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। पहले ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया जी। नॉन कंजर्वेंट आ गई, कंप्लीट हो गया। 2 हेडिंग हमारे हो गए। हमारा तीसरा हेडिंग पॉइंट नंबर 7 जो आपके पास है, रैंक्स ऑफ टैक्सा। रैंक्स ऑफ टैक्सा। शुरू में जो लिनियस के जो थे, चूँकि उसमें उस वक्त चीज़ें ही कम थी, उसने टोटल 5 यूज़ किए थे टैक्सा या ग्रुप्स जो थे, लेकिन अब वो 5 से कहीं ज़्यादा है। आम किताबों में आमतौर पर सिर्फ 8-10 का जिक्र मिलता है। ज़ूलॉजी की बुक में ग़ालिबन 8 का जिक्र किया हुआ है, लेकिन बॉटनी की बुक्स में आपने इसके अलावा और जो नाम और पढ़े हैं उसमें कोहॉर्ट, ट्राइब और सीरीज़, ये नेम आपने इसमें देख लिए हुए हैं। ये भी शामिल करें तो वो 11। और अगर हम वो चीज़ें शामिल करते हैं जो हमने ज़ूलॉजी में देखी हैं, सुपर फाइलम, सब फाइलम, इंफ्रा फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास, नॉन क्लास, तो ये 25 से भी ज़्यादा हो जाते हैं जो रैंक्स हैं। बहरहाल रैंक्स बहुत से हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं उनकी स्पेसिफिक एंडिंग्स हैं, और ये बॉटनी में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है। ज़ूलॉजी में अभी ये फुल फ्लेज अप्लाई नहीं हो सकता है ये वाला रूल जो है, लेकिन बॉटनी में ये मुकम्मल तौर, बॉटनी में भी और इसी तरह से एलजी और फंगस के लिए भी जो प्रोटिस्टा में है और किंगडम माइकोटा में है, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, चूँकि उनके ग्रुप्स थोड़े हैं और वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जबकि ज़ूलॉजी में भी ये सिस्टम फुल फ्लेज नहीं आ सकता है। बहरहाल इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के मुताबिक हर जो टेक्निकल टर्म है, डिवीजन, डिवीजन से आगे सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर और फैमिली वगैरह, उसके आखिर में जो अल्फाज हैं वो सेम होने चाहिए, जैसे भी हमने इसी एग्जाम्पल देखी है। बहरहाल चेक कीजिएगा। प्लांट्स में फाइटा का लफ्ज़ है डिवीजन के लिए, जहाँ भी डिवीजन होगी उसके एंड के ऊपर फाइटा का लफ्ज़ आएगा। तो देखिए कि ये जो मौजूदा रूल्स हैं उसके मुताबिक इससे पहले कुछ फ़र्क था। मिसाल के तौर पर पहले अपना नाम थैलोफाइटा, रिटोफाइटा वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन जो इस वक्त जो वैलिड नेम है उसके लिहाज से बात होगी, तो उसमें फाइटा का लफ्ज़ आना चाहिए। सेकेंड, फाइटिनी, सब डिवीजन के लिए फाइटिनी का, इसकी कोई एग्जाम्पल आपने नहीं पढ़ी हुई है। क्लास के एंड में ऑब्सिडा का लफ्ज़। ताख्ताजिन सिस्टम अगर आपको याद है, जहन में है आपके, तो उसमें चेक कीजिएगा जी। ताख्ताजिन याद है, भूल चुका है, चंदन गुजर चुके हुए हैं जो को सर याद है जी। लिली ऑफ सीडा मिसाल के तौर पे, लिली ऑफ सीडा, और ऐसे ही मैग्नोली ऑफ सीडा, मैग्नोली ऑफ सीडा, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये लफ्ज़ ऐसे यूज़ किए गए हैं। और मैग्नोली ऑफ फाइटा, ताख्ताजिन सिस्टम में मैग्नोली ऑफ फाइटा डिवीजन, जो कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के लिए बड़े वाज़ेह तौर पर। पहले सब डिवीजन के लिए फाइटिनी का लफ्ज़, उसके बाद है जी क्लास के लिए ऑब्सिडा, 2 साल आपके सामने आ गई हैं। एलजीएफ फ्लाई में ज़रा कुछ और लफ्ज़ होगा। एलजीएफ फंगस में ऑब्सिडा का लफ्ज़ नहीं आएगा, फंगस में माइसीड्स का लफ्ज़ आता है मिसाल के तौर पे। और उसके बाद है जी अगला हेडिंग है जी सब क्लास में निडी, इसकी एग्जाम्पल कोई नहीं है हमारे पास। ऑर्डर के आखिर में एलीज, ALES, एलीज, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। रोजेलीज, इफ यू रिमेंबर, लिली एलीज, ये नाम आ चुके हुए हैं पीछे, जब हम सिस्टम पढ़ रहे थे ये नाम आ चुके हुए हैं। उसके बाद फैमिली में AC, अभी हमने मिसालें पढ़ ली हैं पहले। सब फैमिली में ID, OIDEAE, इस स्पेलिंग है जो ID के। ट्राइब के आखिर में EEAE, और सब ट्राइब के आखिर में INAE। ये वो एंडिंग्स हैं जो कि बॉटनी में फुल फ्लेज पौधों के लिहाज से अप्लाई की जा रही हैं। फंगस और एल्गी के लिए उनकी अपनी एंडिंग्स हैं जो मुख्तलिफ हैं। याद रखिएगा ज़ूलॉजी में नोमेनक्लेचर अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है। अभी अगर जो सिस्टम बन चुके हुए हैं बहुत सारे, लेकिन किसी को भी फुल फ्लेज एक्सेप्टेंस नहीं मिली है पूरी दुनिया से। लेकिन ऐसे ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए गए हैं जिनके आखिर में सेम अल्फाज एक जैसे ही आते हैं, वो भी अब करिए अंडर कंस्ट्रक्शन। जी ये हमारे जी रैंक्स ऑफ टैक्सा पॉइंट नंबर 7 जो हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 8, साइटेशन ऑफ ऑथर ने, साइटेशन ऑफ ऑथर ने। इसका जिक्र थोड़ा सा पहले भी हुआ था। बहरहाल असूल यह है कि जब एक साइंटिस्ट किसी स्पीशीज या किसी ग्रुप को, जीनस को, फैमिली को डिसाइड करता है, बयान करता है, एक्सप्लेन करता है, और एक टाइप की बेस पे एक्सप्लेन करता है, तो वो उसकी अथॉरिटी शुमार होता है, और उस पौधे के नाम के आगे उसका नाम या उसके नाम की एब्रीवेशन यूज़ की जाती है। साथ ये भी लिखना चाहिए कि ये किस ईयर में उसने काम किया है।
मिसाल के तौर पर जो आपकी बुक ने एग्जाम्पल दी है, पहली एग्जाम्पल इसको दी है जी सोलेनम डायग्राम एल, एल कैपिटल एल में लिखा हुआ है और ये लिनियस को इंडिकेट कर रहा है। सोलेनम डायग्राम मशहूर पौधा है, ये आपने नाम पढ़ा हुआ है, फिर याद है किसी को कौन सा पौधा है ये? सोलेनम डायग्राम कौन सी चीज है जी? किसी को याद नहीं है? सारी की सारी फैमिली सोलेनेसी फैमिली में। ये बिल्कुल उसी फैमिली में है। क्या चीज़ है? बहुत मशहूर चीज़ है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये बहुत ही मशहूर मारूफ चीज़ है। मको पीलक, ये इसके लोकल नेम से। दूसरा नाम जो दिया हुआ है जी इसने वो है जी वर्नोनिया आर्केन्सेना डीसी। इसमें जो डीसी है ये एपी डी कंडोले, डी कंडोले की एप्लीकेशन है डीसी। बात एक पौधे के नाम के आगे एक की बजाय दो लोगों का नाम लिखा मिल सकता है। एग्जाम्पल चेक कीजिए, आपके सामने नाम है आखिरी पैराग्राफ के लाइन में, ओपनशिया पोलेरिडाई ब्रिट एट रोज, ईटी एट, ब्रिट एट रोज। लैटिन जमाने में एट एंड, इंग्लिश का एंड और लैटिन में एट है। ब्रिटन बंदे का नाम और रोज जी एन रोज ये बंदों का नाम है। दो साइंटिस्ट, दो ऑथर का नाम साथ दिया हुआ है। पर ये है जी साइटेशन ऑफ ऑथर ने, इसमें इसने ईयर मेंशन नहीं किया हुआ, असली तौर पर साथ इसका सन भी लिखा जाना चाहिए जब वो डिस्क्राइब किया गया जी। ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब हमारा अगला हेडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और हेडिंग है टाइप कंसेप्ट। ये एज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके अंदर जितने भी ये हेडिंग दिए हमें वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, कंपैरिजन या एमसीक्यूज पे आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलो टाइप से लेके न्यू टाइप तक। सबसे पहले टाइप कंसेप्ट, और इसमें मैं एक थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मेजॉरिटी के पास गालिबन यही बुक है जो आपके हाथों में होगी कार्बन, लेकिन मे भी कि कुछ बच्चों के पास कार्बन की बजाय ये वाली बुक हो। ये मैंने जी ये चेक कीजिए, मैंने एक बुक आपके सामने रखी है। ये आप में से कुछ लोगों के पास होगी, मैंने देखिएगा, चेक कीजिएगा मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे एक नाम को मैंने दायरे में बंद किया, सब क्रॉस लगा दिया, ये मिस्टेक है, मैंने मिस्टेक को पॉइंट आउट किया हुआ है। और अभी मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, आपको ये नहीं, ये जब आएगा तो फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ उसको जी। ये वाला पेज है जी, ये भी डिस्कस होना है, लेकिन बहरहाल चेक कीजिएगा। मैं इसको बड़ा करने लगा, वहाँ बड़ा करते ही आपको कुछ चीज़ें बड़ी पॉइंटेड चेक करें। कुछ नज़र आ रहा है मैंने किस लिए पॉइंटर रखा हुआ है? नज़र आ रहा है जी सर, स्पीशीज आपने क्रॉस मारा उसको जी। ये भी वही है, ये भी वही है। अब देखिए जहाँ भी है मैंने उसको दायरे लगा के ऊपर क्रॉस लगा दिया हुआ है। नोट कर लीजिए, इस पहले को गौर से देख लीजिए, आंखें फाड़ पड़ के इसको देख लें, इसके स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं और सुन लें कि ये गलत स्पेलिंग है। और से सुन लें कि ये स्पेलिंग गलत है। इसके आखिर में जब तक आप एस नहीं लगाएंगे तो ये गलत है। याद रखिए कि टेक्निकल नेम की मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपने एक टेक्निकल जो टर्म है उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है तो समझे आपने वो सारा गलत ही लिख दिया। इसलिए ये बोंगे कभी नहीं मारने आप लोगों ने, जहाँ भी ये लफ्ज़ आएगा उसकी स्पेलिंग ठीक करना है। याद रहेगी बात? सब लोग देख रहे हैं? जी सर, देख लिया है। दोबारा देख लीजिए बाकी क्लास क्या कर रही है। जी सर, याद रही है। जी सर, याद रही जी सुन लिया है मैंने क्या कहा है? सर देख लिया। चलें अब याद रखें कि अगर किसी ने मिड में ये लफ्ज़ मेरे लिए लिख दिया तो मैंने उसको -5 मार्क्स देना, ये लिखना। अगर इसने गलत स्पेलिंग लिखे ओके सर, तो मैंने उसके सीधे -5 करना। इसलिए मैंने खास तौर पर आपको पॉइंट कर दिया कि स्पेलिंग मिस्टेक से, टेक्निकल टर्म की स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है आपने। कोई सर भी इस वाला क्वेश्चन देना जी, जहाँ भी कोई टेक्निकल टर्म हो उसके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। चलिए जी, बहरहाल जो हमारा आज का टॉपिक है जी वो थोड़ा सा आ गया है। चलिए पर हमारा हेडिंग है जी टाइप कंसेप्ट, और टाइप कंसेप्ट में ठीक है ये है, लेकिन मैं और नीचे चला गया है। असूल ये है कि जब एक साइंटिस्ट एक स्पीशीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको डिस्कवर किए है, उसको शाया करवा रहा है, तो उसको उसके साथ मौजूदा जो रूल्स रेगुलेशन उसके मुताबिक उसको एक पौधा सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको हर्बेरियम शीट पर लगा के महफूज रखना पड़ेगा
उसको बताना पड़ेगा मैंने इसको कहाँ महफूज किया, किस हर्बेरियम में। हर्बेरियम, आपने म्यूजियम का नाम सुना होगा, जैसे म्यूजियम लाहौर में म्यूजियम है जहाँ पे अजायबात होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी या किसी भी और अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी लगाई है, तो अगर पंजाब में जाते हैं तो हमारा पंजाब स्ट्रीट में म्यूजियम है। आपने अपना म्यूजियम देखा हुआ है जो हमारे कॉलेज में है, जूलॉजी वाला म्यूजियम? नो सर। नहीं देखा होगा? चलें, नहीं जहाँ पे सर। आपके चूँकि आप जब लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल, वहाँ पे कुछ अलमारियाँ पड़ी हुई हैं। ये अलमारियाँ हमारे एक साहब का प्रिंसिपल ने तोहफा दिया था, हमें तोहफा क्या था, हमसे एक कमरा लेके इनको हमारे लैब में रुका दिया था। वो कमरा किसी और क्लास को दे दिया गया था। तो वो जो ऊपर कमरा है जहाँ पे अभी आजकल फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास होती है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे और बहुत से अलमारियाँ पड़ी हुई हैं। हमारा म्यूजियम पहले कंप्लीट रूम था, अवेलेबल था, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में पूरा हॉल है जी, जहाँ पे छोटे छोटे एनिमल से लेके एलिफेंट तक एलिफेंट के स्केलेटन महफूज किया गया हुआ है, और बाकी जानदार अपनी असल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में महफूज है, मौजूद है। बहरहाल वहीं उसके साथ ही बॉटनी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा हर्बेरियम है जहाँ पे हज़ारों के हिसाब से प्लांट स्पेसिमेन महफूज किए गए हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और साइंसी तहकीक के इदारे हर्बेरिया बनाते हैं और उनमें पौधों को, चीज़ों को महफूज करते हैं। बहरहाल जब एक साइंटिस्ट कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करता है तो उसको एक स्पेसिमेन सेलेक्ट करना पड़ता है आप, कि जी मैंने इस पे या चंद स्पेसिमेन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनको स्टडी करके मैंने ये स्पीशीज़ जो है जो डिवाइस की है, ये उसको टाइप स्पेसिमेन कहेंगे। और हर स्पीशीज़ का एक टाइप स्पेसिमेन होना चाहिए। ऐसे ही एक जीनस के लिए टाइप स्पीशीज़ होगी, फैमिली के लिए टाइप जीनस होगी, ऑर्डर के लिए टाइप फैमिली होगी। हम यहाँ पे सिर्फ टाइप स्पीशीज़ की हद तक अपना एनालिसिस करेंगे। अब इसके हवाले से ये इसमें एक और प्रॉब्लम है कि फ़र्ज़ कीजिए जिस बंदे ने जो मटेरियल डेवलप किया था वो किसी का ज़ाया हो गया, फ़र्ज़ कीजिए आग लग गई, ज़लज़ला आ गया, बिल्डिंग गिर गई, दीमक खा गए, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसकी जगह पे उसका मुतबादल तलाश करना पड़ता है और कोई और साइंटिस्ट ये काम करेगा। इसको रेफरेंस को सामने रखते हुए आपने लफ्ज़ स्टडी करने हैं। हर लफ्ज़ एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है जी हॉलोटाइप। जो ओरिजिनल ऑथर इसने बयान किया, उसने अगर खुद सेलेक्ट किया हो कि जी बहुत से पौधे थे उनमें से ये वाला पौधा है और ये इस शीट पे लगा हुआ है, इसको मैंने एज टाइप सेलेक्ट किया है, उसकी जो ओरिजिनल टाइप है, टाइप नंबर 1 जो है वो हॉलोटाइप कहलाती है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आइसोटाइप। अगर उसने जहाँ से वो स्पेसिमेन सेलेक्ट किया था, जिस जगह से, उसी जगह से उसी टाइम पे दो या दो से ज़्यादा पौधे सेलेक्ट किए, तो जो डुप्लीकेट स्पेसिमेन हैं, यानी पहले को छोड़ के जिसको उसने डेजिग्नेट कर दिया कि ये मेरी हॉलोटाइप है, बाकी सारे आइसोटाइप कहलाए। आपकी बुक में नंबर 3 पे इलेक्ट्रोटाइप है, मैं इसको 3 पे नहीं रखूंगा, मैं इसको आगे ले जाऊंगा। नंबर 4 पे आ जाए सिनटाइप। अगर ऑथर ने दो या दो से ज़्यादा स्पेसिमेंस का हवाला दिया लेकिन किसी एक को हॉलोटाइप नहीं कहा, तो वो सारे सिन टाइप, 2 थे, 3 थे, 4 थे, तो वो सारे सिन टाइप कहलाएंगे। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अगर ऑथर ने दो या दो से ज़्यादा स्पेसिमेन लिए टाइप के तौर पे, तो उनमें से एक जो है जिसको आप बाद में हॉलोटाइप डिक्लेयर कर दें, जो बाकी होंगे वो सारे पैराटाइप बन जाएंगे। इस लिहाज से सिन टाइप और पैराटाइप बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब आखिर में दो बचे हैं, नंबर 3 वाला लैक्टोटाइप और नंबर 4 वाला नियोटाइप। इनमें भी सिमिलरिटी है और इनकी वर्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं पहले नंबर 6 वाले को एक्सप्लेन करूँगा। फर्ज कीजिए किसी वजह से असल स्पेसिमेन ज़ाया हो गया, गुम हो गया, चोरी हो गया, तबाह हो गया, जल गया, तो कोई और साइंटिस्ट जो है वो एक पौधे को सिलेक्ट करेगा और उसको डेजिग्नेट करेगा कि ये नियोटाइप है, चूँकि ओरिजिनल हॉलोटाइप या उसके सिन टाइप पैराटाइप सब ज़ाया हो चुके हुए, और उसकी जगह पे जो नया सेलेक्ट किया जाएगा वो नियोटाइप कहलाएगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लैक्टोटाइप है उसकी वर्डिंग में और इस पे कन्फ्यूजन आपको मिलेगी थोड़ी सी, पर वो कन्फ्यूजन अपनी जगह पे है, लेकिन वर्डिंग चेक करें। वर्डिंग यह है कि अगर बाद में एक लेटर वर्कर ओरिजिनल मटेरियल जो स्टडी किया था ऑथर ने, हॉलोटाइप नहीं थी, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करे तो वो भी, और अगर ओरिजिनल लॉस्ट हो गया फिर सिलेक्ट करे तो वो जो है लैक्टोटाइप कहलाएगा। इसने इसमें दो ऑप्शन दे दी हैं, जबकि इसमें सिर्फ एक ऑप्शन होनी चाहिए थी। आपकी बुक ने जो कि दो दी हुई हैं, ये आपकी बुक की मिस्टेक है, इसने इस पर दो ऑप्शन दी हुई हैं।
ये उस वक्त होना चाहिए था जब ओरिजिनल स्पेसिमेन मौजूद हो। उस वक्त अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर नियो टाइप होगा। पॉइंट और खुद से नोट कर लीजिएगा। मैंने इसलिए इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस किया है कि इसमें, इस बुक में, इस पॉइंट में कंफ्यूजन थी। अगर ओरिजिनल तमाम स्पेसिमेन गायब हो चुके हैं और न्यू स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है, वो नियो टाइप पे। अगर ओरिजिनल मौजूद है और उसमें हॉलो टाइप नहीं था और उसमें से एक को सेलेक्ट किया गया है, तो वो वाला जो है वो इलेक्ट्रोटाइप कहलाएगा। ये है जो टाइप स्पेसिमेंस और उनकी टाइप्स। बहरहाल इसके साथ ही सर टाइम तो खत्म हो सर गया इस है। पॉइंट की नहीं समझ आई, आप जो आपने कहा कि ओरिजिनल मौजूद है लेकिन इसमें होलो टाइप नहीं है। जी, उसकी रीज़न ये थी कि पहले दौर में ऐसा होता रहा कि एक सांड ने मिलकर 10-12 पौधे इकट्ठे कलेक्ट कर लिए। उन सबको उसने रख लिया। ये मैंने सेलेक्ट किए हैं और इनके ऊपर बेस करके मैंने डिस्क्रिप्शन दी है। उनमें से उसने किसी को हॉलोटाइप के तौर पे, यानी किस, ये लिखा जी ये फलां वाला एक पौधा, उसने एक नहीं बल्कि 3-4 पौधे, ज़्यादा पौधे, 8-10 पौधे कलेक्ट करके रख लिए, महफूज भी कर दिए, लेकिन उसने किसी को एज हॉलोटाइप सेलेक्ट नहीं किया। अब अगर कोई वही या कोई और साइंटिस्ट उसके ओरिजिनल स्पेसिमेन को सामने रखे और उनमें से एक को कहे कि ये इस मैं ये वाला पौधा सेलेक्ट किया, बल्कि 10 पौधे थे उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया कि ये अब मैं एस टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रो टाइप है, जो कि लेटर ऑन बाद में, उस वक्त नहीं बल्कि बाद में सेलेक्ट किया गया। जी सर ठीक है। अब हमारे पास 3 मिनट का टाइम है और छोटा सा पॉइंट एक रह गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल्टिवेटेड प्लांट्स या कल्टिवेटेड वैराइटीज, क्रॉप्स और खूबसूरत नमाशी पौधे। बेसिकली ये आम पौधे थे, उनमें से लोग सेलेक्ट किया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई, और अब तो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी चीज़ें आज की हुई हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा के हार्ड करा के न्यू वैराइटीज, खूबसूरत वैराइटीज तैयार की गई हैं। इन वैराइटीज को कल्टिवेटेड वैराइटीज, ये एब्रीविएशन है, का नाम लिया जाता है। इससे पहले आपने शायद सवाल भी पूछा था, नोट कीजिएगा कि 3-4 चीज़ें हैं, मसलन सब स्पीशीज, स्ट्रेन, वैरायटी, कल्टिवेटेड वैरायटी, स्ट्रेन, ये सब के सब इंफ्रास्पेसिफिक जो है ग्रुप्स हैं, और ये भी जी सर कल रिकॉग्नाइज्ड मैंने हैं। आपसे पूछा। ये सब रिकॉग्नाइज्ड हैं बॉटनी में ख़ास तौर पर, क्योंकि क्रॉप्स के लिहाज से भी, और इसमें बेस्ट एग्जांपल गोभी से ली जा सकती है। गोभी, आपको याद होगा गोभी में, पाकिस्तान में सिर्फ 2 वैरायटीज हैं गोभी की, एक फूल गोभी के नाम से और एक बंद गोभी के नाम से, लेकिन इंडिया में 7-8 वैरायटीज और दुनिया में 10-12 से ज़्यादा वैरायटीज हैं गोभी। अब वो सारी की सारी वैरायटीज, स्पीशीज उनकी एक ही रहेगी, लेकिन वैरायटीज उसकी ये कल्टिवेटेड वैरायटीज हैं जो उगाई जाती हैं, पाई जाती हैं और या देखी जाती हैं। चूँकि कुछ वैरायटीज गोभी की देखने के भी काम होते हैं, खूबसूरत पौधों में शुमार की जाती हैं। पर ये टॉपिक डिस्कशन चाहता है और फिलहाल अब इतना टाइम नहीं है जी डिस्कशन हो सके, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद एक और लेक्चर होगा जिसके ऊपर उसके बाद टॉपिक खत्म होंगे हमारे। जी सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। If you have any question, you can ask question. ये अटेंडेंस में 19 बच्चे थे और इस पर 16 प्रेजेंट हैं। इसका मतलब में 3 बच्चे रन अवे हो चुके होंगे। Who are they? जी सर। जी, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है जी, अटेंडेंस दोबारा मार्क करें, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें 2-3 सेकंड के अंदर। सर 208 है।